हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं एसपी का लेसन नंबर थर्ड। उसमें देखो हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, हम वही मेथड ऑफ अलॉटमेंट मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं बच्चों। उसमें हमने फिनिश किए थे व्हाट इज़ द मेथड्स, मतलब हमने क्या क्या मेथड्स होते हैं वो हमने फिनिश किए। मीन्स शेयर्स को इश्यू करने के मेथड्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता क्या है आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है इन अ सिंपल वर्ड द अलॉटमेंट मींस ऑल इश्यू ऑफ अ शेयर्स। मतलब जब हम शेयर्स क्या थे पब्लिक को इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड अ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बट ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशंस। देखो प्रोसीजर कैसा होता है व्हेन वी अलॉट द शेयर्स। वेरी फर्स्ट प्रोसीजर द कंपनी हैज प्रिपेयर द प्रॉस्पेक्टस। कंपनी क्या करेगी, प्रॉस्पेक्टस बनाएगी और प्रॉस्पेक्टस बना के उस प्रॉस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को क्या करेगी, शेयर्स ऑफर करेगी। ठीक है, शेयर्स क्या करेगी, ऑफर करेगी, बिकॉज कंपनी इंटेंड टू वांट टू कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। सच अ कंपनी issue the prospectus to inviting the public to subscribe the shares. And what happen, then public just collect the prospectus. In the prospectus there is a application form. उस prospectus क्या होता है, application form होता है, and the public has filled the application form who is interested in the company and they should be apply for the shares. On the basis of that applications the company's board of director issue the shares on the basis of application, that is called the allotment of shares. सो टुडेज सब्जेक्ट दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, आज का आपका सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, आपका लेसन क्या है, चैप्टर क्या है, क्वेश्चन है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो मीनिंग व्हेन द कंपनी गिव द शेयर्स टू एन एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड इट इज कॉल्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देखो बच्चों, मैं सबसे पहला हमको एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, पब्लिक ने जो शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उस शेयर्स के एप्लीकेशन के बेस पे जो पर्सन शेयर्स को अप्लाई करता है उसको बोलते हैं बच्चों एप्लीकेंट। क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेंट। इज द एप्लीकेंट हु अप्लाई फॉर द शेयर्स। ठीक है, सो एप्लीकेंट को क्या करना, शेयर्स देना ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड बाय इट इज कॉल्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये अलॉटमेंट का मीनिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन डिफाइन अलॉटमेंट्स। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अलॉटमेंट की डेफिनेशन दी है। एक्चुअली कंपनी के एक्ट में अलॉटमेंट की कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड व्हाट इज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो द एप्रोप्रिएशन मतलब गिविंग, डिवीजन करना, डिवाइड करना, अप्रोप्रिएट करना आउट ऑफ प्रीवियसली इन appropriate capital of company of certain number of shares to the person। समझो पब्लिक ने क्या किया, शेयर्स के लिए अप्लाई किया। द पर्सन हु अप्लाई फॉर द शेयर्स एंड इफ ही इज एलिजिबल टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, हम शेयर्स अलॉट करते हैं। ठीक है, उसको शेयर्स डिवाइड करते हैं। अगर वो एलिजिबल है तो हम क्या करते हैं, उसको शेयर्स अलॉट करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं आउट ऑफ द इन अप्रोप्रिएट कैपिटल। मतलब अभी तक जो हमने डिवाइड नहीं किया था, इन अप्रोप्रिएट मतलब अभी तक डिवाइड नहीं किया था, द कैपिटल विच इज नॉट एट टू बी डिवाइडेड आउट ऑफ दैट कैपिटल आई शुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी अप्रोप्रिएट the capital of the company to the certain number of share to the person, that is called allotment of share according to Supreme Court definition। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डेफिनेशन के हिसाब से। thus according to this definition want to say that allotment of share means allocating, means dividing, giving the certain number of shares by the board of director out of the previously unallocated capital of company। जो शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, अप्लाई किया है लेकिन अभी तक आपको अलोकेट नहीं किया है, मतलब शेयर्स आपको दिए नहीं हुए, तो ऐसे शेयर को होते हैं अनअलोकेटेड। अप्लाइड बट नॉट अलोकेटेड, अप्लाई हुए लेकिन अभी तक आपके नाम पे वो शेयर्स डिवीजन नहीं हुए, आपके नाम पे शेयर डिवाइड नहीं हुए, मतलब आपको शेयर्स दिए हुए नहीं है। इन सच अ केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ दैट अनअलोकेटेड अनगिवन शेयर्स टू द पब्लिक नाउ कैन बी गिवन दिस गिविंग, दैट इज कॉल्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, so to the person who has applied for the shares the board of director has a power to allot the shares। देखो board of director जो होता है he has a power to allot the shares को allot करता है। और allotment कैसे करता है, by giving the intimation to the allotment letter। ठीक है, सो allotment का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, जो अनअलोकेटेड शेयर्स है उसको क्या करना, पब्लिक में allocate करना, पब्लिक को देना, that is called the allotment of shares। ठीक है, सो प्रोविजन और कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखो हर एक चीज के लिए कंपनी के एक्ट में रूल्स लिखे हुए हैं। जैसा अभी देखो हमने राइट इश्यू के प्रोविजन देखे, बोनस के प्रोविजन देखे, प्राइवेट प्लेसमेंट के, एवरी थिंग्स, every issue of shares, every method of shares, there is a rules in the company acts। So accordingly in the case of allotment there is a some rules।
provisions condition for the allotment of shares. When company fulfill this condition, then only the allotment become a valid. तभी allotment valid होगा, नहीं तो allotment बच्चों invalid होगा. ठीक है. So company cannot be allot the shares by violation of this act, this rules, provisions. So क्या provision है अब हम पढ़ते हैं. So every company issuing the shares to the has to comply with the provision of Company Act 2013. ठीक है. जो भी कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है, so they should be follow, comply means what, फॉलो करना, फुलफिल करना the provision of the Company Act 2013 with regard to allotment of shares. ठीक है. जो allotment of shares से रिलेटेड जो कंपनी के एक्ट में रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना है. A public company has also follow companies प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014. देखो अभी पब्लिक कंपनी को और एक रूल्स फॉलो करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014. देखो पब्लिक कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर द प्रॉस्पेक्टस. पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस बनाना होता है, और प्रॉस्पेक्टस मींस व्हाट, इट इज अ डॉक्यूमेंट्स व्हिच गिव द इनविटेशन टू द पब्लिक टू परचेज द शेयर्स. तो उसके लिए उनको प्रॉस्पेक्टस के रूल्स 2014 को भी फॉलो करना पड़ता है. प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, बिकॉज दे सेल देयर शेयर थ्रू प्राइवेटली, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर प्राइवेटली सोल्ड आउट करती है. सो दैट्स व्हाई दे नीड नॉट बी प्रिपेयर द प्रॉस्पेक्टस. बट इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी दे मस्ट बी प्रिपेयर द प्रॉस्पेक्टस. सो दैट्स व्हाई द पब्लिक कंपनी डू फॉलो द प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014 ऑल्सो, एंड SEBI's रेगुलेशन एक्ट 2018 और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI मींस व्हाट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका जो रेगुलेशन 2018 रिगार्डिंग टू इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. इश्यू ऑफ कैपिटल से रिलेटेड SEBI ने क्या है 2018 में एक रेगुलेशन बनाया, उस रेगुलेशन को भी उसे फॉलो करना है. ठीक है. सो व्हाट इज द कंडीशन डू फॉलो बाय कंपनी? फर्स्ट वन, कंपनी एक्ट 2013. सेकेंड, पब्लिक कंपनी फॉलो द रूल्स 2014, prospectus and allotment security rules, then SEBI's rules 2018. So they are this law, rules, provisions, they should be followed. So provision or condition for allotment of shares has divided the two parts. देखो बच्चों जो provisions दिए ना वो दो पार्ट में डिवाइड गए, statutory provisions and general provision. Statutory provisions मतलब क्या, लीगल. statutory मतलब क्या होता है, लीगल provision, मतलब जो provision rules जो क्या है लीगल है. ठीक है. which is in the act, जो क्या है एक्ट में, जो 2013 का एक्ट में हो सकता है, या 2014 के रूल्स में हो सकता है, या सेबी के रूल्स में वो कंडीशन हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज द स्टैट्यूटरी कंडीशन, दिस मस्ट बी फॉलोड बाय द कंपनी. सो दे आर द 8 statutory condition: registration of prospectus, application money, minimum subscription, closing of subscription list, basis of allotment, over subscription, premium, permission to deal in the stock exchange, जिसको listing भी बोलते हैं बच्चों, appointment of manager to issue and other agencies. ठीक है. ये 8 कंडीशन है. और दूसरा बी पार्ट है जनरल प्रोविजंस. जनरल मतलब क्या, द कंडीशन दैट चेंज टू कंपनी. ठीक है. प्रॉपर अथॉरिटी पर्सन है, अलॉटमेंट अगेंस्ट द एप्लीकेशंस. ठीक है. देन रीजनेबल टाइम, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल कम्युनिकेशन, एंड नॉट टू बी वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉ. सो दे आर द 6 जनरल प्रोविजंस एंड 8 स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. तो हम वन बाय वन उसको स्टडी करते हैं बच्चों. लेट्स स्टार्ट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. These are the provision laid down by Company Act 2013. ये सारे जो प्रोविजन है ना बच्चों कंपनी के एक्ट 2013 में है, जो उसको फॉलो करना ही है. अगर आप एक्ट फॉलो नहीं करेंगे तो वायलेशन हो जाएगा एक्ट का, और वायलेशन हो जाएगा तो जो अलॉटमेंट है वो इनवैलिड माना जाएगा. ठीक है बच्चों. सो रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस. सो सबसे पहला कंडीशन है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस. ठीक है. जो भी कंपनी है, वेदर पब्लिक कंपनी हु वांट टू ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक, दे शुड बी डू द ऑफर्स थ्रू द प्रॉस्पेक्टस. वो अपने ऑफर को कैसे करते हैं बच्चों, प्रॉस्पेक्टस. जैसे अर्लियर मैंने बताया, प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच गिव द इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर इन द कंपनी. कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को जो हम इन्विटेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस. ठीक है. सो उस प्रॉस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि देखो प्रॉस्पेक्टस को पढ़ के पब्लिक क्या करने वाली है, शेयर्स का अप्लाई करने वाली है. और प्रॉस्पेक्टस में जो टर्म्स एंड कंडीशन, अगर कोई फॉल्स टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, और पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस बनाया होता है. प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में लिखा होता है, कंपनी के गुड ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा होता है, फ्यूचर ऑब्जेक्ट के बारे में, गोल के बारे में लिखा होता है. ठीक है. और पास्ट के जो उसके हिस्ट्री है वो भी उसके अंदर होता है. सो दैट्स व्हाई प्रॉस्पेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है विद द आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास. उसकी एक कॉपी सबमिट करनी है बिफोर इशू द पब्लिक. ठीक है. सो देखो, अ कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्ट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन
ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, इसको पब्लिकेशन करने से पहले, पब्लिक में इशू करने से पहले, बिफोर इशू द पब्लिक और ऑन issue the public, they should be filed one copy of prospectus with the registrar of a company, that is called the registration of a prospectus. So what happened here, the registrar check all the content of the prospectus and they approved whether the prospectus is valid or invalid. ठीक है, उसके बाद हम पब्लिक को क्या करते हैं, इशू करते हैं. दिस पार्ट मस्ट बी साइन बाय एवरी प्रपोज डायरेक्टर. अगर न्यू कंपनी है तो जितने भी प्रपोज डायरेक्टर, दिस प्रपोज डायरेक्टर द डायरेक्टर हु मे बी डायरेक्टर इन द फ्यूचर, दे आर नॉट अ रियल टाइम डायरेक्टर, दे आर जस्ट एज्यूम डायरेक्टर. उनको एज्यूम किया हुआ है, प्रपोज किया हुआ है, जस्ट दे आर नॉट दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोटिंग, दे जस्ट प्रपोज एज अ डायरेक्टर. So in the case of newly formed company, the proposed director must be find the director prospectus or directors or his duly authorized advocates. या ऑलरेडी जो कंपनी एग्जिस्ट है, तो जो डायरेक्टर होगा या फिर उसका जो ऑथराइज पर्सन है वो एडवोकेट है, वो एडवोकेट क्या कर सकता है, उसको साइन कर सकता है. एडवोकेट मतलब जो वकील है वो क्या कर सकता है, उसको साइन कर सकता है, किसको, प्रॉस्पेक्टस को. समझ में बच्चों. सो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज अ फर्स्ट कंडीशन to authorize whether the all the content of prospectus true or not. सब प्रॉस्पेक्ट की जो कंटेंट है ट्रू है कि नहीं है वो जानने के लिए उसका आरओसी में रजिस्टर करना कंपलसरी है. वंस आरओसी ऑथराइज्ड देन इट शुड बी इशू टू द पब्लिक, तभी हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं, पब्लिक में पब्लिश कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस. ठीक है. देन एप्लीकेशन मनी. सो नाउ व्हाट हैपन, जैसे आपने प्रॉस्पेक्टस पब्लिक को ऑफर किया, सो पब्लिक क्या करेगी, प्रॉस्पेक्टस को रीड करेगी. ठीक है. प्रॉस्पेक्टस एक साइलेंट सेल्समैन का काम करता है, एडवर्टाइजमेंट का काम करता है. पब्लिक को जैसे हमने इशू किया, पब्लिक उसे रीड करेगी. रीड करने के बाद उसको कंपनी के सारे प्रोजेक्ट, सारे टर्म्स एंड कंडीशन, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब फ्यूचर के जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है वो सब उसको अगर अच्छे लगते हैं तो क्या हो जाएगा, दे शुड बी अप्लाई फॉर दैट. बिकॉज along with the prospectus there is a application form, एक application form होता है, and the person who is interested or intend to invest in the company, they should fill that form and pay the application money to the company. So what is the application mean? Let's see. The Company Act state that along with the application form, the applicant has to be pay minimum 5% of nominal amount of shares or some other amount as specified the SEBI. So देखो क्या लिखा है, means at least 5% of face value of shares. Nominal value of 5% face value of share. That is called the application money. समझे. अभी मैं 100 रुपीज़ का शेयर पब्लिक को इशू कर रहा हूँ तो उसका 5% कितना आएगा बच्चों, 5 रुपये. मतलब एक शेयर के पीछे पर्सन ने कितना रुपया पे करना है, 5 रुपया ऑन एप्लीकेशंस. मैंने तुमको बताया भी था, जब कंपनी हम पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं ना, सो दे डू नॉट कलेक्ट द एंटायर अमाउंट एट ए टाइम. तो जो अमाउंट कैसा मिलता है, कुछ अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे कलेक्ट करते हैं, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे कलेक्ट करते हैं, कुछ अमाउंट वो लोग क्या करते हैं, कॉल के ऊपर कलेक्ट करते हैं. ये सब हम पढ़ेंगे. कॉल ऑन शेयर क्या होता है, अभी एप्लीकेशन हमने बताया. अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, अभी चालू है. ठीक है. तो अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, अमाउंट वो कलेक्ट करते हैं. So on the application they can when the shareholder public applicant, इसको हम shareholder नहीं बोलेंगे, अभी applicant बोल सकते हैं. When the applicant apply for the shares through the application form, along with the application form they should pay the application money, that is the 5% of face value of share. Minimum कितना होगा, 5%, कम से कम 5% पे करना है. Nominal value of shares means face value of shares. हाँ, और सम अदर अमाउंट, दूसरा भी अमाउंट हो सकता है एज पर द सेबी. सो एज सेबी हैज स्पेसिफाइड, सेबी ने कौन सा अमाउंट स्पेसिफाइड किया, देखो, फॉर द पब्लिक कंपनी द एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम 25% नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स. तो पब्लिक कंपनी के लिए सेबी ने क्या बताया कि 25% कलेक्ट करना चाहिए, और कंपनी के एक्ट ने कितना बताया, 5% कलेक्ट करना चाहिए. ठीक है. द एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिट द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी. देखो, जो एप्लीकेशन का पैसा है वो कंपनी यूज नहीं कर सकती है अनटिल दे हैव अलॉटेड द शेयर्स. जब तक उनके नाम पे शेयर अलॉट होते नहीं है तब तक वो पैसा यूज नहीं होते. तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी शुड बी ओपन सेपरेटली वन बैंक अकाउंट. सो वट एवर एप्लीकेशन मनी कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक इट शुड बी डिपॉजिट दैन बैंक अकाउंट. ठीक है. उस बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा अनटिल दे आर अलॉटेड शेयर्स, दिस मनी इज रिमेन विद दैट बैंक अकाउंट. ठीक है. वो पैसा उसी में रहेगा, कंपनी वो पैसा यूज नहीं कर सकती जब तक उनको शेयर अलॉट नहीं होते. ठीक है बच्चों. एप्लीकेशन में समझ में आया, एप्लीकेशन मनी इज 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर एज पर द कंपनी एक्ट एंड 25% एज पर द सेबीज रेगुलेशंस. ठीक है. थर्ड पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देखो हमने उस दिन पढ़ाया था पहले में कैपिटल स्ट्रक्चर. सबसे पहला ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल.
और इशूड कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब मीन्स व्हाट, द कैपिटल दैट इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच पब्लिक कैन बी परचेस। तो कम से कम कितने शेयर कैपिटल को पब्लिक ने खरीदी करना चाहिए, क्योंकि देखो अभी मैं कंपनी है, बराबर कि नहीं, मुझे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल की जरूरत पड़ती है कि नहीं। जब तक वो मिनिमम कैपिटल नहीं आएगा तब तक मैं कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट होना ही पड़ता है, और वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कलेक्ट नहीं हो गया, सो कंपनी कैन नॉट बी इशू द शेयर टू द पब्लिक एंड दे कैन नॉट बी रन देयर बिजनेस, ठीक है। उनको बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द कंपनी। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स that must be taken or bought by the subscriber the purchaser। जो शेयर्स को परचेस करने के लिए, मतलब जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, जो क्या कहते हैं शेयर्स को परचेस करने के लिए मतलब सब्सक्रिप्शन मनी पे करते हैं, दैट इज सब्सक्राइबर। सो दे शुड बी सब्सक्राइब द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी टेकन और बाउट बाय द सब्सक्राइबर। दिस अमाउंट इज मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस। और वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा ना बच्चों, ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होता है कि कंपनी को रन करने के लिए मिनिमम कितना पैसा लगेगा, ठीक है। अभी मैंने 1 लाख का शेयर पब्लिक को इशू किया, तो जरूर नहीं 1 लाख का शेयर परचेस करेंगे, 1 लाख से ज़्यादा भी एप्लीकेशन आ सकता है, 1 लाख से कम भी आ सकता है, इक्वल टू एप्लीकेशन भी आ सकता है, मतलब इक्वल भी आ सकता है, 1 लाख का 1 लाख भी एप्लीकेशन आ सकता है। तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जितना आप शेयर के लिए अप्लाई करो दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज, और 30 दिन के अंदर कलेक्ट होना फ्रॉम द डेटा ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अगर आज मैं पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, पहला पॉइंट था, देखो पब्लिक को हम इन्विटेशन कैसे करते हैं, प्रॉस्पेक्टस थ्रू। आज मैंने पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए क्या किया, प्रॉस्पेक्टस दिया, प्रॉस्पेक्टस को इनवाइट किया। तो जिस दिन से मैंने प्रॉस्पेक्टस इशू किया है उसके 30 डेज के अंदर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट होना चाहिए। मीन्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो कंपनी के पास कलेक्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम पर्सन ने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, शेयर्स को परचेस करना चाहिए। सो सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ इशू। देखो सेबी के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 90%। मतलब 1 लाख के शेयर अगर मैं पब्लिक को बेच रहा हूँ तो एटलीस्ट 90,000 शेयर्स क्या होने चाहिए, पब्लिक ने परचेस करने चाहिए। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल इक्वल टू 90% ऑफ इशूड कैपिटल। 1 लाख शेयर के कैपिटल में इशू कर रहा हूँ, उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, एटलीस्ट 90,000 के तो एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर 90,000 के लिए एप्लीकेशन नहीं आया, 90,000 के लिए एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में जमा होना चाहिए, मीन्स 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 90,000 शेयर ने जमा करना चाहिए, ठीक है। अगर वो जमा नहीं होता तो क्या हो जाएगा, देखो लेट्स सी, usually when the company does not collect the minimum subscription it means it is issue has been under subscribe। उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अंडर सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन 3 टाइप के होते हैं, फुल सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब। समझो मैं 1 लाख का शेयर पब्लिक को इशू कर रहा हूँ, 1 लाख के लिए एप्लीकेशन आया तो बोलते हैं फुल सब्सक्राइब, और 1 लाख का शेयर मैं पब्लिक को इशू कर रहा हूँ और एप्लीकेशन आया समझो 1,20,000 शेयर के लिए, तो उसको बोलते हैं बच्चों ओवर सब्सक्राइब। और 1 लाख का शेयर मैं इशू कर रहा हूँ लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब कितना है, सिर्फ 90,000 शेयर, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, अगर ऐसा अंडर सब्सक्राइब हो गए, मतलब 90% भी कैपिटल को कलेक्ट नहीं कर पा रहे, सो दैट इज द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर लेस देन द शेयर्स ऑफर बाय द कंपनी। तो उसको अंडर सब्सक्राइब, मतलब जितना शेयर हम क्या पब्लिक ने ऑफर किया है, मतलब पब्लिक ने क्या किया, अप्लाइड किया है, समझा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जितने शेयर आपने अप्लाई किए मतलब सब्सक्राइब किए, हाँ लेस हो गया, वो क्या होगा, लेस हो गया देन शेयर्स ऑफर बाय कंपनी। जितने शेयर कंपनी ऑफर कर रही है उससे कम क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उसको होते हैं अंडर सब्सक्राइब। 1 लाख का शेयर मैं इशू कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेशन आया सिर्फ 80,000 शेयर के लिए या 90,000 शेयर के लिए, 90,000 से भी कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, तो उसको होते हैं अंडर सब्सक्राइब। सो इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नॉट कलेक्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब देखो 30 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट होना ही चाहिए। अगर कलेक्ट नहीं हो गया तो क्या करेगी, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न। तो जितना भी एप्लीकेशन का पैसा आया वो सब कंपनी का रिटर्न करेगी, और कंपनी कैन नॉट बी डू द फर्दर इशू, कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, एंड समटाइम द कंपनी कैन नॉट बी स्टार्ट देयर बिजनेस। और न्यूली कंपनी जो रहती है न्यू फॉर्मेशन वाली कंपनी, वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगी, उसका बिजनेस चालू नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल नहीं आएगा तो कंपनी चालू नहीं होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, दे शुड बी एंटायर अमाउंट ऑफ रिसीव्ड मनी शुड बी, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू। जैसे अपना आज इशू क्लोज हो गया, आज से लेके अब क्लोजर ऑफ इशू का मतलब क्या होता है, आपको एप्लीकेशन करने को डेट खत्म हो गया, आप उसके बाद एप्लीकेशन नहीं कर सकते। आज एप्लीकेशन खत्म हो गया तो आज से लेके 30 दिन के 15 दिन के अंदर मुझे क्या करना है, पैसा रिटर्न कर देना इफ देयर इज अ अंडर सब्सक्राइब।
ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास एक तोड़ है, उसके लिए अपने पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? टू अवॉइड द सच अ सिचुएशन। अभी देखो कंपनी ने इतना मतलब कंपनी ने क्या क्या शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया, सब कुछ उसने किया, लेकिन क्या हो गया, फाइनली शेयर सब्सक्राइब ही नहीं हो रहे बच्चों। फिर कंपनी क्या होगी? चालू ही नहीं होगी। तो कंपनी के ऊपर जितना भी कंपनी का इफर्ट्स था कंपनी को फॉर्मेशन करने का, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी? इसके लिए कंपनी के पास सोल्यूशन है। टू अवॉइड द सच सिचुएशन कंपनी में इंटर इनटू द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। तो उस टाइम पे एक ऑप्शन है, कंपनी एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कर सकती है। किसके साथ कर सकते हैं? अंडर राइटर्स। सो अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर इज अ पर्सन हु गिव द गारंटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अंडर राइटर ये जो पर्सन है, जो है ना बच्चों, वो क्या कहता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी देता है। ठीक है, वो ऐसा बोलता है कि अगर पब्लिक ने तुम्हारे शेयर्स का, समझो अभी मैं कंपनी है, मुझे 1 लाख शेयर पब्लिक को बेचने हैं, है ना, और 90,000 का कम से कम एप्लीकेशन आना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन 70,000 के लिए आया या फिर 80,000 के लिए आया, तो ऊपर के जो 10,000 कम एप्लीकेशन है उसको कौन सब्सक्राइब करेगा? अंडर राइटर। अंडर राइटर उसकी गारंटी देगा, भाई मैं परचेस करूंगा, अगर पब्लिक ने नहीं परचेस किया तो उसके बदले मुझे अंडर राइटर को क्या देना है? कमीशन देना है। समझे बच्चों? सो दिस इज कॉज अ मिस अंडर सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर समझ में आया? मीन्स जो क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको कलेक्ट करना है विद इन 30 days, that is a 90% of issue capital. If it is not collected, then it is called under subscribe, and such under subscribe capital, if there is under subscribe, then the company has refund all the amount of capital, all the amount of application money within a 15 days. And to avoid this, there is a one solution, that they should be enter the underwriting agreement and can be get the minimum subscription amount. ठीक है, जैसे देखो अंडर राइटिंग, उसके बाद अंडर राइटर को क्या देना पड़ता है? अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, कंपनी देखो 1000 शेयर इशू करना चाहती है, हाँ, डायरेक्टर को इशू करेगी या फिर वो पब्लिक को इशू करेगी। ठीक है, डायरेक्टर को इशू करे तो वो इंटरनल हो गया, लेकिन वो पब्लिक को इशू करती है, तो पब्लिक को जब वो शेयर इशू कर रही है तो उसको वो जो इशू है वो अपने को क्या करते हैं? उसको अंडर राइटर के थ्रू वो इशू क्या करते हैं? अंडर रिटर्न कर लेते हैं। समझ में? जहाँ पे अंडर राइटर गारंटी देता है टू इशू टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द पब्लिक विच इज नॉट एट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ठीक है, उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स। सो अंडर राइटर गिव द गारंटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अभी सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब क्लोज हो जाती है? ठीक है, एज पर द सेबी, मतलब आप कितने दिन के लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। क्लोज कब होगी? मतलब उस टाइम पीरियड में आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, सो एज पर द सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट भी मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एट लीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन द 10 वर्किंग डेज। ठीक है, मतलब 3 दिन कम से कम, 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इतने दिन के लिए ओपन होती है। उसके बाद क्या हो जाती है? क्लोजिंग हो जाती है। तो अपने को कितने दिन के लिए ओपन होती है समझ में आया, तो बाकी दिन में क्या होती है? क्लोज हो जाती है। समझ में आया? सो एज पर द सेबीज रूल्स, मतलब सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडियाज रूल्स, सब्सक्रिप्शन मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। मतलब 3 दिन से पहले, 3 दिन तक वो क्लोज रहती है, 3 दिन के बाद वो ओपन होती है, और 3 दिन मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन होती है, 3 वर्किंग डेज। हाँ, क्या बीच में अगर संडे आता है, पब्लिक हॉलीडे आता है, तो वो कंसिडर नहीं करना है। समझो अभी मैंने क्या किया, फ्राइडे को क्या किया? सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन किया। ठीक है, सो फ्राइडे सैटरडे, बीच में संडे आ गया, तो मंडे को भी क्या रहेगी? ओपन रहेगी। समझ में? और मैक्सिमम नॉट मोर देन 10 डेज, मतलब 10 डेज से ज़्यादा डेज के लिए हम क्या करते हैं? उसको ओपन नहीं कर सकते। सो अप्लीकेंट कैन बी अप्लाई फॉर द शेयर ओनली व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन। तो इसी टाइम पीरियड में कोई भी पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या होगा, मैक्सिमम 10 डेज खत्म हो जाते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो जाती है, उसके बाद कोई भी पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। समझे बच्चों? सो क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट समझ में आया? उसके बाद देखो नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। देखो हम अलॉटमेंट कौन से बेसिस पे करते हैं? सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर विल बी ऑन द बेस ऑफ विच विल बी डिसाइडेड फॉर द ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर। मतलब सब्सक्राइबर की अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मतलब लिमिटेड शेयर, उसके ऊपर के शेयर, कोई ओवर सब्सक्राइब करता है, कोई अंडर सब्सक्राइब, मतलब अलग अलग कैटेगरी के सब्सक्राइबर होते हैं। उसके लिए क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म में, जब हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉस्पेक्ट इशू करते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे थे, उसी टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे क्या होगा? अलॉटमेंट होगा। सो अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज फिक्स बाय द कंपनी। तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो बताया उसके हिसाब से ही अलॉटमेंट होगा। ठीक है, कम से कम इतने लोग अप्लाई करेंगे, उन्हीं को शेयर अलॉट किया जाएगा। समझो कोई 10 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो उसको नहीं किया जाएगा। कंपनी ने बोला रहेगा कि कम से कम, समझो अभी मैं कंपनी, मैंने बोला कि कम से कम 300 शेयर्स का एप्लीकेशन को ही शेयर अलॉट होंगे।
तो 300 के शेयर्स को ही शेयर अलॉटमेंट होंगे। 300 या उसके ऊपर जितने लोग शेयर अप्लाई करेंगे उनको ही शेयर अलॉट होंगे, उसके नीचे अप्लाई करेंगे उनको अलॉट नहीं होंगे। तो साइज फिक्स कर देते हैं कि एप्लीकेशन की मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए। समझ में? अभी कोई भी पर्सन समझो मैंने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी ऐसे छोटे शेयर होल्डर को भी शेयर्स इशू नहीं करती। तो इसके लिए क्या करते हैं, अलॉटमेंट का साइज क्या करते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो एप्लीकेशन का साइज कितना है, 300 समझो डिसाइड किया है, तो मिनिमम 300 जिसने अप्लाई किया उसी को शेयर क्या होंगे, अलॉट होंगे। सो अलॉटमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन साइज फिक्स बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेक्स है ओवर सब्सक्रिप्शन। जब अभी हमने बताया था, देखो ठीक है, एप्लीकेशन मनी में बताया था। एप्लीकेशन मनी के बाद हमने क्या किया था, मीन्स जो बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कैसा होता है जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इशूड कैपिटल से ज़्यादा है। मीन्स जो शेयर हम ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, जब शेयर ऑफर करते हैं, समझो मैं पब्लिक को क्या कर रहा हूँ, 1 लाख शेयर इशू करने का इंटेंट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू इशू 1 लाख शेयर कैपिटल। ठीक है, लेकिन कंपनी का रेपुटेशन इतना अच्छा था, मीन्स कंपनी हाईली रेपुटेड थी, कंपनी के शेयर का मार्केट में बहुत डिमांड था, तो एप्लीकेशन आ गया 1,20,000 शेयर के लिए, तो 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया, तो उसको बोलते हैं बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन द एप्लीकेशन रिसीव फॉर द शेयर्स आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर बाय कंपनी, मतलब जितने शेयर कंपनी ऑफर कर रही है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए। ठीक है, अभी मैं 1 लाख शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन आ गए कितने, 1,20,000। सो 20,000 इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इस 20,000 का करना क्या फिर, क्योंकि कंपनी जितने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है उतने शेयर बेच सकती है, उसके ऊपर एक भी शेयर बेच नहीं सकती है। समझो मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूँ 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख ही शेयर बेचूंगा, उसके ऊपर शेयर बेचूंगा नहीं। 1 लाख से कम बेच सकता हूँ लेकिन उससे ऊपर नहीं बेच सकता। So number of share offered by company, so SEBI does not allow any allotment in the excess of security offer, मतलब जितने शेयर मैं ऑफर कर रहा हूँ उससे ज़्यादा शेयर मैं पब्लिक को नहीं बेच सकता, बिकॉज सेबीज डू नॉट अलाउ, सेबी उसको अलाउ नहीं करता। ठीक है, थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस। हाउएवर इट मे बी परमिट टू अलॉट द नॉट मोर देन 10% ऑफ नेट ऑफर, मतलब नेट ऑफर का 10% से ज़्यादा वो अलाउ नहीं करे। जैसे 10% से ज़्यादा अलाउ कर सकते हैं, समझो 1 लाख का शेयर है तो एप्लीकेशन जो 10% आया तो 10% ज़्यादा कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो अलॉटमेंट ऑफर नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों। सो सब्सक्राइब कैपिटल इज ग्रेटर दैन इशूड कैपिटल, दिस कॉज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ऐसे शेयर को क्या करते हैं, जो 10,000 एक्स्ट्रा आ गया उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उसका पैसा हम रिफंड करेंगे। ठीक है, सो परमिशन टू बी डील इन द स्टॉक एक्सचेंज, 7 कंडीशन है परमिशन टू डील इन द स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बच्चों हम कल भी पढ़ रहे थे, उसके पहले बोला था लिस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, मींस टेकिंग द परमिशन इन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द डीलिंग, डील मतलब ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स की जो डीलिंग है, बाइंग एंड सेलिंग है, उसके लिए क्या करना, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर इज टू प्लेस। सो इन द स्टॉक एक्सचेंज first the company should be take the permission for the dealing in the securities. If the shares are listed, then only that can be allowed to deal in the stock exchange. So every company before making a public offer shall apply to at least one or more recognized stock exchange. कम से कम एक अप्लाई, वन और मोर रिकॉग्नाइज, कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज को तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है कि भाई हमारे शेयर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज में बेचने को अलाउ करो, जैसे BSE, NSE ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है। सो मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू सीक परमिशन फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर्स विद देम। ठीक है, मतलब 1 या 2 स्टॉक एक्सचेंज में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, किसके लिए, टू सीक द परमिशन फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर्स विद द देम, मतलब उसके शेयर की लिस्टिंग, मतलब देखो उसके शेयर्स की जो लिस्टिंग होती है, मतलब उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनकी लिस्ट आ जाती है, उनके नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग करने के बाद ही उनके शेयर्स वहाँ पे ट्रेड हो सकते हैं। द प्रोस्पेक्टस शैल मेंशन द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन विच शेयर्स आर लिस्टेड। देखो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, समझे, अभी प्रोस्पेक्टस जब पब्लिक को हम ऑफर करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, उसमें लिखा होगा स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है। ठीक है, उसमें मेंशन होता है। सो प्रोस्पेक्टस शैल बी मेंशन नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन विच द शेयर्स आर लिस्टेड। ठीक है, तो जिसको जो स्टॉक एक्सचेंज कन्वीनियंट होगा उसके हिसाब से शेयर वो अप्लाई कर सकते हैं। सो परमिशन टू डील इन द स्टॉक एक्सचेंज मींस लिस्टिंग विद द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इट इज अ वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, मेन रिक्वायरमेंट फॉर द पब्लिक कंपनी हु ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है बच्चों, उसके बाद 8 कंडीशन है स्टैट्यूटरी प्रोविजन का, 8वां कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है उसका, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू इशू।
ठीक है। अभी शेयर्स को इशू करने के लिए शेयर्स को मैनेज करने वाला पर्सन चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजर टू इशू। एंड वेरियस अदर एजेंसी, और भी जो दूसरी एजेंसी है जिसकी मुझे हेल्प लगेगी कि शेयर्स को इशू करने के लिए। देखो शेयर्स को इशू करने के लिए मुझे बैंक की जरूरत पड़ती है, अंडरराइटर की जरूरत पड़ती है ना, उसके बाद ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी, पब्लिक को शेयर, मतलब जितने भी मिडल मैन, इंटरमीडिएट्स जितने भी लगेंगे उनका मुझे अपॉइंटमेंट करना होगा शेयर्स को अलॉट करते हैं। सो देखो कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स। सो मर्चेंट बैंकर, देखो बैंकर्स मतलब बैंकर ही है, बैंक मतलब कॉमन बैंक है, लेकिन बैंकिंग के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है बैंकिंग फंक्शन और दूसरा होता है बच्चों मीन्स मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन। सो मर्चेंट बैंकिंग मतलब जहाँ पे बैंक ये सब फैसिलिटी देता है, कौन सी, अंडरराइटिंग, लोन सर्विस, फाइनेंशियल एडवाइजिंग, फंड रेजिंग सर्विस, ये सारी सर्विस कौन देता है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस। ठीक है, कौन सी बैंकिंग, मर्चेंट, ये बैंक की ही एक टाइप की सर्विस है। तो हम उस मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करके टू एक्ट एज अ मैनेजर टू द पब्लिक इशू, मतलब जितने भी शेयर मैं पब्लिक को इशू कर रहा हूँ उसको मैनेज करने का पूरा काम कौन करेगा, मर्चेंट बैंकर्स, उसको मैं पहला अपॉइंट करूंगा। ठीक है, इट ऑल्सो हैज टू अपॉइंट द रजिस्ट्रार टू इशू। अभी रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी को अपॉइंट करेंगे, जहाँ पे क्या होंगे, मेरे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे, जहाँ पे मेरा प्रॉस्पेक्टस सबमिट होगा। देखो मैंने पहला ही पॉइंट पढ़ा था, मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद द आरओसी। तो मैं क्या करूँगा, पर जो अपना प्रॉस्पेक्टस है आरओसी के पास रजिस्टर करूँगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना पड़ेगा। उसका कलेक्टिंग बैंकर्स, कलेक्टिंग बैंकर्स कौन होता है, ही इज अ बैंकर हु कलेक्ट द एप्लीकेशन मनी। अभी हमने पढ़ा था देखो कि हम क्या करते हैं, जो भी एप्लीकेंट है वो क्या करता है, एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंकर में जमा करता है, विच इज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी, तो उसके लिए बैंक को अपॉइंट करता है। सो कलेक्टिंग बैंकर इज अ बैंकर हु कलेक्ट द एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, मीन्स जितने भी शेयर से इशू से रिलेटेड जो पैसा है वो उसमें कलेक्ट होते हैं। उसका अंडरराइटर, अभी हमने पढ़ा था, अंडरराइटर भी पढ़ा था, अंडरराइटर इज अ पर्सन हु गिव द गारंटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट करने की गारंटी देता है, उसको अंडरराइटर बोलते हैं। उसके बाद ब्रोकर कौन होता है, देखो ब्रोकर में व्हाट, ही इज अ एजेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज का डीलर है, जो डीलिंग करके देता है। अभी देखो स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी पर्सन डायरेक्टली जाके डील नहीं करता, टू डील इन द स्टॉक एक्सचेंज, तुमको अपने शेयर्स अगर स्टॉक्स में बेचने हैं, तुम डायरेक्टली स्टॉक्स में नहीं बेच सकते, यू शुड बी गो थ्रू द ब्रोकर्स। सो ब्रोकर का भी अपॉइंटमेंट करके रखता है। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, मतलब जैसे कंपनी का जैसे बैंक होता है सिंडिकेट बैंक, मतलब उस बैंक को भी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड एडवर्टाइजिंग एजेंट, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंट जो क्या करता है, प्रॉस्पेक्टस बनाता है, प्रॉस्पेक्टस को क्या करता है, पब्लिक तक पहुंचाता है, कंपनी को, कंपनी के बारे में एडवर्टाइजिंग करता है, पब्लिशिंग करता है, वो होता है एडवर्टाइजिंग एजेंट। सो दीज आर द सम पर्सन हु रिक्वायर टू कंप्लीट द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट के सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए ये सारे पर्सन की मदद लगती है। सो दे शुड बी अपॉइंट दिस पर्सन एज पर द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है बच्चों, सो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर एंड इशू ऑन वेरियस अदर एजेंसी, समझ में आया। उसके बाद देखो ये हो गया, अपने स्टैट्यूटरी कंडीशन कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रोविजन और कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में बी पॉइंट, दैट इज अ जनरल प्रोविजन। ठीक है, सो जनरल प्रोविजन मतलब सामान्य प्रोसीजर है। ये अभी देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन कैसा, अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो उसका फाइनल पेनल्टी लग सकती है, ये भी प्रोविजन है, बट इज अ एडिशनल प्रोविजन विच इज लेड डाउन इन द कंपनी एक्ट 2013। देयर आर द रूल्स दैट कंपनी मस्ट फॉलो इन द एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अलावा एक्स्ट्रा प्रोविजन है। सो उसमें सबसे पहला प्रोविजन है प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी देखो जनरल कंडीशन में पहला कंडीशन क्या है, प्रॉपर अथॉरिटी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द प्रॉपर अथॉरिटी पर्सन। अथॉरिटी मतलब पावर, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके पास पावर है टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने की अथॉरिटी किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उसकी कमिटी। ठीक है, सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द अलॉटमेंट कमिटी सेट अप by the board has to the authority to allot the shares। समझ में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द अलॉटमेंट कमिटी सेट अप by the board has the authority to allot the shares। समझ में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है या फिर अलॉटमेंट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बना के रखी है। अलॉटमेंट कमिटी क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पर्सन इन विच देयर इज अ वन पर्सन फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी, वन पर्सन फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ये सब क्या होते हैं पर्सन, और एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ पर्सन होते हैं। तो ये सारे पर्सन को मिला के क्या बनता है, अलॉटमेंट कमिटी बनती है। तो अलॉटमेंट कमिटी क्या करती है, अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट कमिटी मोस्टली कब अपॉइंट करते हैं बच्चों, व्हेन देयर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन।
ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया ना, तो उस टाइम पे कभी कभी वैसे टाइम पे उसको सॉल्व करने के लिए, अलॉटमेंट के जो प्रोसीजर उसको सॉल्व करने के लिए अलॉटमेंट कमिटी को अपॉइंट किया जा सकता है. सो अलॉटमेंट कमिटी इज अपॉइंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सो अलॉटमेंट कमिटी इज ऑल्सो ऑथराइज पर्सन टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. सेकेंड, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ओनली. देखो अलॉटमेंट उसी को होगा जिसने शेयर्स अप्लाई किए. ठीक है, देखो कॉलेज में एडमिशन उसी को मिलता है जिसने एप्लीकेशन किया है, एडमिशन के लिए एप्लीकेशन किया है, दूसरे को नहीं मिलता. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी कैसा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स उसी को किया जाएगा जिसने एप्लीकेशन किया है शेयर्स के लिए. अ कंपनी कैन अलॉट द शेयर्स ओनली इफ इट हैज रिसीव्ड द रिटर्न एप्लीकेशन फॉर द शेयर फ्रॉम द एप्लीकेंट. एप्लीकेंट ने रिटर्न एप्लीकेशन किया होगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक में सबमिट किया होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म वो प्रॉपरली फिल होना चाहिए, साइन होना चाहिए. मीन्स वो अगर प्रॉपर होगा तो उसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अलॉटमेंट होगा. मीन्स अलॉटमेंट्स डू नॉट बी मेड टू द अनदर पर्सन, एनी अदर पर्सन हु डू नॉट अप्लाई फॉर द शेयर्स अदर देन एप्लीकेंट. द शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड, मतलब एप्लीकेंट के अलावा दूसरे पर्सन को शेयर अलॉट नहीं होंगे. समझ में? उसका अलॉटमेंट का टाइम क्या है, देखो रिजनेबल टाइम. एज पर द कंपनी एक्ट, अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 days ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर क्या करना है, आपको क्या करना है, अलॉटमेंट कर देना है. सो अलॉटमेंट कैन बी फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. समझ में? तो ये हो गया आपके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. ठीक है, थर्ड पर रीजनेबल टाइमिंग. उसके बाद ऑब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट. देखो अलॉटमेंट कैसा होता है, ऑब्सोल्यूट होता है. ऑब्सोल्यूट मतलब देयर इज अ नो एनी टर्म्स एंड कंडीशन इज देयर. ठीक है, अभी समझो अलॉटमेंट के लिए कोई सेपरेट टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, इसलिए उसको होता है अनकंडीशनल. ठीक है, उसमें कोई नए टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं. जो टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉस्पेक्टस में लिखे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हैं, उसी टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे अलॉटमेंट होगा. देयर इज अ नो टीएनसी अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. हाँ, बोलेंगे कुछ और बाद में होगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है. जो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखा है उसी टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे अलॉटमेंट होगा. सो दैट्स व्हाई अलॉटमेंट इज ऑब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. शेयर शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स एंड terms as stated in the prospectus and application form. there is a no terms and condition apply, मतलब नए टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होते. एक बार जो प्रॉस्पेक्टस में जो हमने रूल्स रेगुलेशन जो टर्म्स कंडीशन लिख दिए वही कंडीशन पे अलॉटमेंट होगा. उसके बाद वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज ऑब्सोल्यूट और अनकंडीशनल. No change the terms of allotment or new condition can be added in the time of allotment. allotment के टाइम पे कोई भी नया allotment का टर्म चेंज नहीं होगा. जो टर्म हमने एक बार प्रॉस्पेक्टस में लिख दिया, प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन हो गया, उस प्रॉस्पेक्टस में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसी टर्म्स एंड कंडीशन में अलॉटमेंट होगा और नए टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे इंसर्ट नहीं होंगे. ठीक है, उसका फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन. देखो जब हम क्या करते हैं, शेयर्स अलॉट करते हैं. ठीक है, अभी समझो तुमने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हाँ अप्लाई किया, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करके डिसाइड करेगा किसके किसके नाम पे शेयर अलॉट करने हैं. तो आपको इन्फॉर्म कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हाउ टू कम्युनिकेट विद यू. ठीक है, मैं कैसे तुमको कम्युनिकेट करके बताऊंगा. ठीक है, तुमको पता तो चलना चाहिए तुम्हारे जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हुए. तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू करते हैं. ठीक है, सो द कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू हिम बाय सेंडिंग द लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ एडवाइस विद द रजिस्टर पोस्ट. वो भी कौन से पोस्ट से भेजते हो, रजिस्टर पोस्ट से. सो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगी, जिसने शेयर अप्लाई किया उसको इन्फॉर्म करेगी, भाई तेरे नाम पे इतने शेयर अलॉट हो चुके हैं. ठीक है, वो इन्फॉर्म करेगी. ठीक है, कैसे इन्फॉर्म करेगी, बाय सेंडिंग द लेटर टू द अलॉटमेंट. कौन सा लेटर सेंड करेगी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट. और अलॉटमेंट एडवाइस बोल सकते हैं, उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट बोलते हैं. ठीक है, उसके थ्रू उसमें इन्फॉर्म करेगी कि भाई तेरे नाम पे इतने इतने शेयर्स क्या हो गए, अलॉट हो गए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग हैड डिसाइडेड टू अलॉट द डैश डैश नंबर ऑफ शेयर ऑन यू, सो यू आर एलिजिबल फॉर डैश नंबर ऑफ शेयर एंड यू शुड पे द अलॉटमेंट मनी. आपको अलॉटमेंट मनी पे करो, वो भी उसके अंदर लिखा होता है. तो उस लेटर में लिखा गया था, दिस लेटर गिव द डिटेल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी पेड एक्सेट्रा. ठीक है, और वो किस कैसे सेंड करेंगे आपको लेटर, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक अलॉटमेंट लेटर का फॉर्मेट है, जैसे एसआई कंपनी लिमिटेड, उसका एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो भी है, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस है, डेट दिया है. तो क्या लिखा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. दिस इज टू इन्फॉर्म दैट योर एप्लीकेशन नंबर डैश डैश डेटेड ऑन 26 अप्रैल 2016 was considered to be board meeting and held on 18 July 2016 as per the board resolution dash डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन बिलो. तो इसमें यही लिखा, देखो कितना शेयर आपने अप्लाई किया था, कितना शेयर आपको अलॉट हुए, वो डिस्टिंक्टिव नंबर क्या था. हर एक शेयर्स को देखो एक नंबर होता है,
हर एक शेयर को नंबर होता है, उसको डिस्टिंक्ट नंबर बोलते हैं, फीचर्स ऑफ शेयर्स में हमने पढ़ा था। उसके बाद एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव हुआ है, 5% लेना पड़ता है शेयर, जितना भी फेस वैल्यू शेयर का, तो 250 रुपीज़ एप्लीकेशन में लिया है। और अलॉटमेंट में कितना पैसा देना है आपको, 250 रुपीज़ देना है। ऐसा उसने क्या किया, डिवीजन करके दिया हुआ है। सो यू आर हियर बाय रिक्वेस्ट टू पे द ऑफर सेट अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट। देखो उसमें लिखा है कि अलॉटमेंट में 250 रुपये जो बाकी है वो आप पे कर दो, प्लीज़ पे इन द कॉलम नंबर 5 नंबर कॉलम में जो अमाउंट ड्यू है ना वो पे करने को बोला है उसने। विज द बैंक ऑफ बड़ौदा वेगना एंड एनी इट्स ब्रांच प्लीज मेक द कन्वीनियंट टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन और बिफोर डैश डेट, मतलब 10 जुलाई से पहले आप पैसा पे करो, ऐसा रिक्वेस्ट किया है। ड्यूली साइन एंड एग्जीक्यूटिव शेयर सर्टिफिकेट, जब ये पैसा देखो ये सर्टिफिकेट, ये आपको लेटर मिल गया, ये लेटर मिलने के बाद ये कंफर्म होगा कि आपके नाम पे शेयर अलॉट हो गए, आपके नाम पे शेयर अलॉट हो गए। तो आपको क्या करना है, जो पैसा ड्यू किया है ना बच्चों, ये आपको कंपनी के बैंक में जमा करना है। जैसे आपने पैसा जमा कर दिया, कंपनी आपको प्रूफ के लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू करे। शेयर सर्टिफिकेट शैल बी एक्सचेंज अगेंस्ट दिस लेटर। पैसा पे करने के बाद ये जो लेटर है आप क्या कर दो, कंपनी के बैंक कंपनी के पास सबमिट करो। कंपनी आपको क्या देगी, शेयर सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट रिसिप्ट। अलॉटमेंट रिसिप्ट सबमिट करो या फिर अलॉटमेंट लेटर। रिसिप्ट मतलब क्या, जो आप पैसा जमा करते हो ना उसका एक रिसिप्ट होता है, अलॉटमेंट का पैसा जमा कर दिया, वो रिसिप्ट कंपनी के पास दिखाओ। कंपनी आपको क्या देगी, शेयर सर्टिफिकेट। ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट यू आर बिकम द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। उस दिन से आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं बच्चों। यहाँ पे थैंक यू, कंपनी का सील लगेगा और कंपनी के सेक्रेटरी का सिग्नेचर। समझ में, ये अलॉटमेंट लेटर है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर का मैंने फॉर्मेट दिया है, फिर आगे पढ़ेंगे अलॉटमेंट लेटर के बारे में। उसका 6 पॉइंट है, अलॉटमेंट शुड नॉट बी कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ द एनी अदर लॉ। देखो जब हम अलॉटमेंट करें तो कंपनी के, अलॉटमेंट एक्चुअली बोला जाता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी और जो पब्लिक है, जो शेयर होल्डर है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि जहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, उनको ओनरशिप का राइट्स दिया है और कंपनी उसके बदले में शेयर होल्डर ने क्या प्रॉमिस किया है कि टू पे द अमाउंट ऑफ शेयर्स। ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं और वो लॉ के हिसाब से वो कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। वो कंडीशन को, कॉन्ट्रवेशन मतलब क्या, ब्रेक, वायलेशन नहीं करना चाहिए। रूल्स को अगर ब्रेक करोगे तो अलॉटमेंट को इनवैलिड माना जाए। सो कंपनी कैन नॉट ऑर्डर द शेयर्स बाय वायलेटिंग और कॉन्ट्रडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब जो भी लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ हो गया, सो कॉन्ट्रडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जाम्पल, शेयर कैन नॉट बी अलॉट टू माइनर। देखो लॉ में बोला है, मीन्स जो पर्सन होना चाहिए ना, जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सो कॉम्पिटेंट पर्सन की कंडीशन है, द पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड, पर्सन मस्ट बी अबव द एज ऑफ 18, बिलो द एज ऑफ 18 नहीं होना चाहिए। बिलो एज ऑफ 18 को क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर पर्सन। तो अगर आपने माइनर को शेयर इशू कर दिया, सो इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ लॉ, लॉ के स्कोप के बाहर चला गया। सो इन दैट केस दिस अलॉटमेंट बिकम इनवैलिड। ठीक है, तो ऐसे कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको ध्यान में रख के आपको क्या करना है, मीन्स सारे अलॉटमेंट करने हैं। मतलब दूसरे जो लॉ होते हैं, और भी बहुत सारे लॉ है जो क्या करते हैं, अलॉटमेंट से रिलेटेड होते हैं। कंपनी एक्ट तो उनको फॉलो ही करना है, उसके अलावा बाकी के जो भी लॉ होंगे जो अलॉटमेंट के एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो वो लॉ को उन्हें फुलफिल करना है। ठीक है बच्चों, इफ दे डू नॉट फॉलो दिस लॉ द अलॉटमेंट बिकम इनवैलिड। ठीक है, सो अभी ये सब हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कंक्लूजन क्या रहा है, इफ अ कंपनी अलॉट द शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग ऑल अबव मेंशन रिक्वायरमेंट और प्रोविजंस। अभी देखो जितने भी हमने प्रोविजन पढ़े, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जनरल प्रोविजन, वो हमने पढ़ा। अगर कंपनी ने सारे प्रोविजन फुलफिल करके पब्लिक को शेयर ऑफर के, सच अलॉटमेंट इज कॉल्ड रेगुलर अलॉटमेंट या वैलिड अलॉटमेंट बोलते हैं। ऐसे अलॉटमेंट को हम रेगुलर और वैलिड अलॉटमेंट बोलते हैं। बट इफ इवन वन प्रोविजन इज नॉट सेटिस्फाइड, इसमें से जितने भी प्रोविजन उसमें से एक भी अगर प्रोविजन सेटिस्फाइड नहीं किया, then it is called irregular and invalid allotment. Such allotment is invalid allotment. समझ में बच्चों? So today I have finished provision for the allotment of shares. मतलब शेयर्स को अलॉटमेंट करने के क्या प्रोविजंस है। ठीक है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। सो मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से लिखो और इसका नोट्स तैयार करो बच्चों। थैंक यू बच्चों।